वेस्ट पाकिस्तान का अस्तित्व वहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, तब हम उसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। फिर ये भी हमारा भारत का ही पार्ट है, भारतवर्ष का ही हमारा पार्ट है, लेकिन बहुत पहले ही अलग हो चुका था। उसका हिस्ट्री कुछ अलग है। मैं जब हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तब भी बताएंगे उसमें कब कैसे अलग हुआ था। ठीक है ना, ये हो गया। अब आगे देखेंगे। तीसरा है, कौन सी दो प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, नदियां के बारे में पूछ रहा है, नदियां के बारे में पूछ रहा है। नदियां के देखिए मैप डाला हो कि नहीं, देखो यहाँ पे देखो आप लोग नदियां के बारे में मैं, हाँ नदियां हैं, टोटल नदियां हैं, देख रहे हो ना, जितने ग्रीन ग्रीन लाइन वाला दिख रहा है सभी नदियां हैं, सभी टोटल नदियां। देखो भारत में कितनी नदियां हैं, आप लोग जूम करके देख सकते हैं इसको, आप लोग जूम करके देख सकते हैं। देखो कितनी नदियां हैं भारत में, दिख रहा है सबको? सबको मेरी आवाज़ जा रही है ना? सबको मेरी आवाज़ जा रही है ना? ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग पूरा नदियाँ टोटल दिया है, पूरा भारत की जितनी नदियाँ हैं वो सभी नदियाँ के बारे में दी, सभी नदियाँ के बारे में पढ़ना है, एक एक नदी के बारे में पढ़ना है हमको। उत्तर प्रदेश में कितनी नदियाँ हैं बहती हैं, ठीक है ना। फिर राजस्थान में कितनी नदियाँ बहती हैं, महाराष्ट्र में कितनी नदियाँ बहती हैं, पूरा टोटल स्टेट, हर स्टेट में कौन कौन सी नदियाँ, प्रमुख नदियाँ बहती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर कुछ कुछ नदियाँ ऐसे हैं शोक के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है ना, शोक के रूप में इसे जाना जाता है। उससे क्या होता है कि वहाँ पे त्रासदी आती रहती है। त्रासदी मतलब बाढ़ आ जाना। जैसे बिहार में जो है कोसी नदी है, उसके चलते क्या है, बिहार में बाढ़ आता रहता है हर साल। जब बरसात होगा, बाढ़ का समय आएगा, उस समय उससे बाढ़ होगा, यानी वहाँ के लोग परेशान होते रहते हैं उससे। ऐसे ही वेस्ट बंगाल में भी एक नदी है, ठीक है, हुगली नदी की, दूसरा नहीं, हुगली नदी कुछ और नदी है, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, उससे भी क्या दामोदर नदी है। अच्छा, मैं क्लियर नहीं हूँ इसीलिए, चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, बंगाल का सुकून नदी। ठीक है, तो ऐसे अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है, आप लोग जानकारी सही है। ठीक, तो ऐसे जो है ना नदियाँ के जो है अलग अलग स्टेट के रूप में जाना जाता है। फिर ऐसे ही हम लोग उसका उद्गम स्थल भी पढ़ेंगे। ठीक, आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदर डेल्टा स्थित है। पढ़ाया था ना सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा पढ़ाया था ना। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा भी मैं बता चुका था। डेल्टा क्या होता है कि जब नदियाँ जब अपना जो है वहाँ पे स्लोप उनका जो है बहने का जो वो होता है, फ्लो जो होता है उनका वहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, और वह जा कर के अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में जब नदियाँ मिलती हैं तो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, अब डेल्टा का कैसे निर्माण होता है उसको मैं फिर अलग से समझाएंगे उसको। बस आप लोग जानें कि डेल्टा का निर्माण करती हैं बंगाल की खाड़ी में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आती हैं, दोनों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत के सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है नदी के हिसाब से। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्रशासित प्रदेश, उनके 2 राज्यों की राजधानी, इसके बारे में लिखा है। तो आप लोग नए अपडेट के हिसाब से आप लोग पढ़ लेंगे अपना, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और उनके आप लोग राजधानी भी याद कर लेंगे। राजधानी के साथ साथ आप लोग उसके मुख्यमंत्री का नाम याद कर लेंगे। ठीक है, राज्यपाल का भी नाम याद कर लेंगे। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। इतना कम से कम आप लोग अपने से कर लिया करें, नहीं तो मैं भी लिखवा दिया करूँगा जब जरूरत पड़ेगी। तो करंट अफेयर की चीज़ें हैं। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों निवास करती हैं? तो उत्तरी मैदान में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि सहायक नदियां द्वारा लाए गए जलोढ़ निस्रियों से बने उपजाऊ मैदान जो है, नदी के किनारे जितने होते हैं, ठीक है ना, उस क्षेत्र में जो है मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है ना,
उपजाऊ होती है, इसलिए वहाँ पे कृषि की जो प्रचुर मात्रा होती है कृषि के लिए, तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है। सीधी बात है कि जहाँ पे हमारे रहने खाने की व्यवस्थाएं होगी तो क्या करेंगे, हम तो वहीं रहेंगे ना, कोई तो यही स्थान खोजता है रहने के लिए ना। जब इतिहास आप लोग पढ़ेंगे, इतिहास हिस्ट्री में आप लोग देखेंगे तो जितने शुरू में जो लोग बसते थे नए नए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सबसे पुरानी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। वो नदी के किनारे, देखो सिंधु घाटी इसीलिए बोला जाता है सिंधु घाटी, यानी सिंधु मतलब सिंधु नदी, उसकी घाटी मतलब किनारे, ठीक है ना। सिंधु नदी के किनारे लोग बसते थे, यानी सिंधु नदी किनारे मतलब कहने का मतलब है कि नदी के किनारे ही लोग बसते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको व्यवस्थाएं सभी प्रकार की, जैसे कृषि करने के लिए, पानी पीने के लिए, रहने के लिए सभी व्यवस्थाएं एक जगह उपलब्ध होती थी, इसलिए लोग उस क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, बसना चाहते हैं। फिर आप लोग देखें यहाँ पे लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? आगे इसका आंसर दिया है। लक्षद्वीप को छोटे छोटे समुद्री जीवों के बारे में पढ़ाया था ना मैं, समुद्री जीव, उसके चलते वो क्या है, उसका निर्माण होता है। लक्षद्वीप देखिए आप लोग, ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है ना, जो कि मैं सुबह पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को, तो मैंने उसको मैं ऐड कर दिया हूँ मैप का साथ साथ, ठीक है। ये मैं नोट्स अपना तैयार किया हूँ आप लोगों के लिए, ऐसे ही नोट्स आप लोग मैं भेज दिया करूँगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी फिर समझा भी दिया करेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे नोट्स भेज दिए आप लोग को समझ में आया ही नहीं कुछ, ठीक रहेगा ना? ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा ना तुरंत आप लोग बताएंगे, सर थोड़ा सा और इसको चेंज करिए, ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा और अच्छा करने का। हिमालय की सबसे अब एक प्रश्न, एक ऑप्शनल क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे कहते हैं, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग में क्या है? आप लोग बताएं इसका जवाब। सबसे दक्षिण में शिवालिक, आप लोग जवाब दे दिए करें, कमेंट में जवाब दे दिया करें, ऐसा क्वेश्चन पूछें तो अभी मैं पूछूंगा तुरंत, क्या होगा? शिवालिक होगा। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं? जल्दी से जवाब दें आप लोग चैट करके, उसमें कमेंट करके। दूसरा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बोला, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं? जो क्लास नहीं किया है, नोट्स भी नहीं तैयार किया, उसको समझने तो बाबू नहीं आएगा अच्छा से। कोशिश करेगा तो आएगा, लेकिन पूरी तरीक़े से थोड़ा दिक्कत होगी, इसीलिए आप पेशेंस बना के रखें। अब पहला काम करेंगे कि नोट्स जरूर करें, क्लास करना है तो नोट्स आपको कंप्लीट रखना चाहिए। हो गया सबका? क्या आंसर आया? रुको मैं देखता हूँ क्या लिखे यहाँ पे। वेस्ट घाटी, ठीक है, सबका गलत है, बस वेस्ट घाटी जो लिखा है कमल सही है। चलो हमको लग रहा है कि लिखवाए नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आप लोग लिख लें, पश्चिमी घाटी लिख लें, इसका आंसर लिखवाया गया तो उसको लिख लो आप लोग, फिर से सही से लिख लो उसको। पश्चिमी घाटी पर वेस्ट लिखा है ना, इसको पश्चिमी घाटी लिखना या पश्चिमी जैसे भी लिखना है आप लोग, पश्चिमी घाटी लिखना हो तो बुक में ऐसे ही दिया था। लिखवाया था ना, पश्चिमी घाट लिखा है, पश्चिमी घाट लिखा है। तीसरा, पाक जल संधि किस देशों के बीच स्थित है? जल्दी से जवाब दो। हाँ,
नीचे दिया होगा, ध्यान दो उसको। उसमें देखो जैसे चरकोन बना होगा, चार तो आयत की तरह बना होगा, नीचे उसमें जो है ना थोड़ा सा बाएं साइड में नीचे, दाहिने में बाएं साइड में नीचे देखो ऐसे हुआ होगा कमेंट का टाइप का, माइक के बगल में होगा। कोई बात, मोबाइल से जुड़े हो ना, मोबाइल से ना? हाँ, चैट विद, हाँ हो गया ना, ठीक है। भारत क्षेत्र का बहुत बढ़िया, गुड। सबका जवाब आना चाहिए, देख रहे हैं हम, बस 3 लोगों का जवाब आया है। देखिए सीखने के, देखिए पढ़ने के साथ साथ कुछ सीखा भी जाता है, ठीक है। हम लोग कोरोना काल में क्या सीखे? नए टेक्नोलॉजी से जुड़ने सीखे हम लोग, हैं? नहीं तो हम यहाँ से पढ़ा पाते क्या? नहीं पढ़ा पाते, सोच के भी नहीं पढ़ा पाते। कोरोना काल का ही देन है कि आज इतना दूर रहते हुए भी हम समय निकाल के पढ़ा ले रहे हैं। सबका जवाब आना चाहिए। जिसको नहीं आ रहा है कॉपी करके लिख दे। डिजिटल इंडिया, अच्छा जवाब दिया करो, डिजिटल इंडिया बाद में लिखो, पहले जवाब दो उसका। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो आप लोग बुक शेयर किया हूँ ना। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अभी बता दिया हूँ। कौन सा होगा? हाँ, लक्षद्वीप होगा। अरब सागर कैसे हो जाएगा? अरे अंडमान निकोबार कैसे होगा? क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या आ रहा है? अरब सागर में पूछ रहा है, ठीक। कभी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद जवाब देते हैं, नहीं आदमी क्वेश्चन तैयार रहता है आंसर उसका ना, तब भी गलत हो जाती है। अभी पूरा चैप्टर खत्म हो जाने दो, मैं पूरा एक कंबाइंड एक दिन टेस्ट लूँगा, 2 घंटा लगता। मैं क्वेश्चन पेपर बना के ऐसे शेयर कर देंगे, आप लोग बस जवाब देंगे, ठीक रहेगा ना? लगभग 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। सब लोग जवाब दे दिए? हो गया, लिख लिए? 5वां, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? गुड, बहुत सुंदर। ये क्या नाम है इसका? कृति, तुम नहीं आंसर दे रही क्या इसमें? तुम्हारा एक बार भी जवाब नहीं आया? हाँ हाँ, ठीक है। अब हम खाली स्थान भरें। भारत का क्षेत्रफल लगभग है, जल्दी से आंसर बताओ आप लोग। कितना है? लिख दिए आप लोग? देख रहे किसका सही आंसर आ रहा है। अभी 2 लोग लिखे हैं, किसी का सही आंसर आया नहीं।
किसी का एक्यूरेट आंसर नहीं आया है। ध्यान दें आप लोग, क्या छूट रहा है इसमें। बताना नहीं है, लिखा। नेट स्लो हो रहा है तो लिखने में तो नेट स्लो काम करेगा, बोलने में नहीं काम करेगा नेट स्लो। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट भी आना चाहिए, सही आना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए। दोबारा सही आ रहा है आंसर सबका। रोहित, कभी भी लिखते हैं ना 32.8 लाख ऐसे लिखा करो, ठीक है ना। ये पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे कोई कभी नहीं पूछेगा। अगर ऐसा कोई पूछ रहा है तो समझो कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ठीक, हम बस एनसीईआरटी पढ़ाने का मतलब हमारा यही है। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये इतना समझो कि एनसीईआरटी में जो लिखा है उसके अलावा कोई दिमाग लगा रहा है, कोई भी टीचर हो या कोई प्रश्न बनाने वाला हो, कोई पेपर बनाने वाला हो, तो समझो कि सबसे बड़ा मूर्खता काम कर रहा है। ठीक, दूसरी बात, भारत विरोधी काम कर रहा है, समझ जाओ। एनसीईआरटी के अलावा कुछ गलती फालतू पढ़ाने का। लगभग हम कभी एक्यूरेट नहीं लिख सकते हैं, किसी चीज़ को एक्यूरेट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सूर्य की दूरी निकालनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो हम एक्यूरेट नहीं दिखा सकते ना। 1 मीटर 1 सेंटीमीटर कितना है, इतना कैसे निकाल पाएंगे। तो वहाँ पे हम लगभग लिख देते हैं। अब सेंटीमीटर भी हमारा थोड़ा सा भी अंतर आएगा तो गलत हो गया ना, इसीलिए वहाँ पे क्या हम ऑलमोस्ट लिख देते हैं। ठीक है, जो जो गलत लिखे हैं उन लोगों को लिए मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जो ये लिखा है ना, दोबारा लिखे हो या पहली बार लिखे हो, दोबारा ही सबका आंसर आया ऐसा, उसी का सही है। और सभी लोग सुधार लें, अभी कॉपी में नोट कर लें इसको, अभी तुरंत कॉपी में नोट करें इसको, आंसर जल्दी लिखें। 32.8 लाख, 32.8 लाख, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ये हमारा सही वाला जवाब हो गया। फिर दोबारा कभी पूछेंगे तो जवाब हमारा जो मैं लिखवाया हूँ वही आना चाहिए। अब 32.8 किलोमीटर लिख देंगे तब भी गलत हो जाएगा। महान हिमालय को बुक शेयर किया हूँ, दिख रहा है ना सबको? ठीक है, महान हिमालय को स्पेस दिया है के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से जवाब। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुंदर। हिमाद्री ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्पेस दिया, भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो सबको पता होगा, है तो सबको पता होगा। वैसे 4th नंबर है, नर्मदा नदी स्पेस दिया है, सागर में गिरती है। कौन से सागर में गिरती है नर्मदा नदी? जल्दी।
नर्मदा नदी किस सागर में जाकर गिरती है? अरब सागर में ना, अरब सागर में, ठीक। बहुत सुंदर। कोई बात नहीं, कोई अगर चीटिंग करके भी जवाब दे रहा है तो कम से कम याद तो हो जाएगा, हैं? सही कह रहा हूँ ना? 5वां नंबर क्वेश्चन है, स्पेस लिखा है भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा, लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कौन अक्षांशीय रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है? बताना नहीं है, मुंह से नहीं बोल के बताना है। एकदम सबका आवाज हम बंद करके रखे हुए हैं। सब होगा, लिखित में जवाब चाहिए मुझे, मौखिक नहीं। भूमाफिया रेखा, भूमध्य रेखा गलत है, भूमध्य रेखा गलत है। अच्छे से पढ़ाई करो रोहित। कर्क रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजर गया? तो भूमाफिया लिखे हो। भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है, भूमध्य रेखा गुजरता तो फिर हम लोग अफ्रीका में चले जाते हैं। सभी लोग काले होते हैं हम लोग, कोई यहाँ पर गोरा दिखता ही नहीं है। कर्क रेखा होगा। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप लोग से। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अब नाम नहीं लिखवाएंगे, नहीं तो क्या है पूरा लंबा लिखना पड़ेगा आपको, लेख जैसा। बस आप लोग उसका संख्या बता दें। अभी लाइट आया, लाइट कट गया था। लिख के बताइए कि ना तुम? हो गया? यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ कार्य दिया है, मानचित्र वर्क दिया हुआ है आप लोग को करने के लिए, ठीक है? जो पढ़ रहे हैं उनकी करने के लिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या लिखा है कि भारत के, कौन अपना आवाज ऑन किया भाई? म्यूट कर लिया करो। यहाँ पे लिखा है भारत की रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित करें। चिन्हित करें मतलब क्या है? कर्क रेखा को जान लें इतना कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है? किस किस स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है? दूसरी बात कि भारत का मानक यमयोत्तर, भारत का मानक यमयोत्तर मतलब जो समय का मानक हमारा रेखा गुजरती है भारत में। विश्व का तो पता ही है हम लोग को, विश्व का तो पता ही है। भारत का मानक रेखा हम लिखवाए थे आप लोग को, 82.5 डिग्री जो नैनी से गुजरती है इलाहाबाद के पास, प्रयागराज इस समय नाम है उसका। तो प्रयागराज के पास नैनी से गुजरती है 82.5 डिग्री। ये भारत का यमयोत्तर है। उस रेखा को भी आप लोग पहचानेंगे, ठीक है? एक आप लोग नोट्स जो बनाएंगे तो अगर मानचित्र आप लोग से बन जाए भारत का तो बहुत सुंदर रहेगा, ठीक है? और मैं जो लिखवा रहा हूँ
वो आप लोग सिर्फ रफ में ना बना करके एक अच्छा सुंदर नोट्स बनाया करें। उसमें आप लोग कलरफुल भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कलरफुल करने से क्या होता है कि आप लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट होगा और दूसरे लोग जब देखेंगे उसको ना तो अच्छा लगेगा। अब नोट्स को जितना सुंदर आप लोग बनाएंगे आप लोग के लिए लाभ होगा, क्योंकि ये आज के लिए पढ़ाई ये आज तक नहीं सीमित रहेगा। जितना मैं लिखवा रहा हूँ, जितना नोट्स बनवा रहा हूँ, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है। ये जब तक आप लोग जब तक पढ़ाई लाइन में रहेंगे, ठीक है ना, जब तक पढ़ाई लाइन में रहेंगे तब तक ये नोट्स काम करेगा। जब तक पढ़ाई लाइन में रहेंगे तब तक ये नोट्स काम करेगा। मेरे वाला नोट्स ना पढ़ाए, कभी कोई पढ़ाएगा तो इससे अलग तो पढ़ाएगा नहीं, इससे अलग तो पढ़ाएगा नहीं, इससे ज़्यादा तो ज्ञान नहीं दे सकता है ना एनसीईआरटी के हिसाब से। तो आप लोग जो भी बनाएं अच्छे से बनाया करें आप लोग, ठीक है। जियोग्राफी का एक अलग बना लें, क्योंकि ये तो इसका हो गया। फिर अभी 7th चैप्टर जब 7th क्लास का पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो उसका भी तो जियोग्राफी आएगी। तो कोई बात नहीं, आप लोग छोटे पतले बनाएं, 6 का एक अलग बना ले, 7 का जब पढ़ाएंगे 7 का अलग आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग अगर बनाएंगे तो आप लोग के लिए लाभ रहेगा। अब इसके लिए मैं नहीं बताऊँगा, इस लोग आप लोग को डिपेंड करता है। मैं बस आप लोग को ऑप्शन बता सकता हूँ क्या क्या करना है। और मैप जरूर बनाया करें। मैप ऐसा करें कि तो कॉपी बना लें कि तो अलग पेज में बना करके उसको उसी जगह पे, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे फेविकोल से सटा लेंगे, ठीक है ना, गोंद से सटा लेंगे उसके बगल में। तो वो भी एक नोट्स बनाने का एक तरीका होता है। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि अलग से बना करके उसको नीचे से उसको सटा करके उसको क्या करते हैं चिपकाते हैं, और उसको ऐसे करते हैं कि मुड़ जाए उसमें, जब पेज बंद हो तो मुड़ जाए उसमें, फिर खोले तो निकल जाए बाहर, ठीक है। तो आप लोग बनाने का बस मैं तरीका बता रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से बनाएंगे। जिस राज्य में आप निवास करते हैं, क्या कर रहा है, जिस राज्य में आप निवास करते हैं, मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, कुछ लोग बिहार से भी जुड़े हुए हैं तो बिहार से भी हैं, तो इसमें उसका भी पता लगाना है, उसके बारे में जानना है। कम से कम बिहार में है जो लोग बिहार का मैप बना लेंगे, ठीक है, बिहार का मैप बना लेंगे, बना सकते हैं तो, ठीक है ना, बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर जो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का बना लेंगे। ये बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे सब बनाएंगे तो सब सीखे, कोई दिक्कत नहीं है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, ठीक है। जो मैं नोट्स बनाया हूँ उसमें मैं आप लोग देखे हो, मैं मैप शेयर कर दिया हूँ ना, मैं मैप शेयर कर दिया हूँ ना। तो मैं तो हाथ से बनाया नहीं हूँ उसको, मैं हाथ से बनाया नहीं, बस टाइप करके उसको सेट कर दिया हूँ। तो आप लोग हाथ से बनाएंगे तो ऐसे अगर बना सकते हैं तो बनाएं, नहीं बना सकते हैं तो कुछ लोग क्या कर ऐसे भी कर सकते हैं कि उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जैसे आप लोग की इच्छा हो। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जो हमने घाट पढ़ाया था ना कि नीचे जो होता है एक पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, 2 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है ना। उसके बारे में आप लोग कर लेंगे, बस ये जानकारी के लिए दिया हुआ है, जानकारी के लिए दिया हुआ। तो हम लोग 7 चैप्टर का लगभग टोटल चीज कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ इस चैप्टर में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग तुरंत अभी पूछें, तो फिर हम दूसरे चैप्टर पे चलेंगे। फिर हम लोग इसमें आना ना पड़े, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको कंप्लीट कर लें पूरा। किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को नहीं ना? फिर बाद में नहीं पूछना है ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। हम दूसरा चैप्टर शेयर कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 8 हम लोग कल सुबह से पढ़ना चालू करेंगे। 1 या 2 दिन लगेगा, उसको भी खत्म करेंगे हम लोग, उसको भी खत्म करेंगे।
घर पे बैठ के तो पढ़ना है, कहीं जाना थोड़े ना है। कहीं जाना होता तब तो दिक्कत होती है, रात हो गया हम आएंगे तो दिक्कत होती है। इतना अच्छा सुविधा है, घर बैठे पढ़ ले रहे हैं। हम लोग समय तो लाइट भी नहीं थी, गलती से पढ़ते थे हम लोग गाँव में। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? चैप्टर नंबर 6 है ना। क्वेश्चन पढ़ो तो बाबू, पहला क्वेश्चन पढ़ो। रोमी, हाँ, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं लिखवाया था ना आप लोग को? आप लोग के लिखवाया था ना? नहीं लिखवाया था? प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से बताओ? कोई जवाब नहीं दे रहा है, बताओ, लिख के बताओ, लिख के बताओ। स्थल रूप को मैं 3 भाग में बटाया, 3 बताया था ना उसमें। ये प्रश्न है, प्रश्न के जवाब दिया जा सकता है ना, दो आप लोग। आठ। अच्छा, कोई नहीं जवाब दे रहा है, किसी को नहीं बताया क्या? अरे और लोग को पूछ रहा हूँ। हाँ, तो लिख के जवाब देना था, लिख के जवाब दे दिया करो। प्रमुख स्थल रूप पर्वत हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, और क्या हो गया? पर्वत। जो नहीं लिखे हैं उसको लिख रहे तुरंत, जल्दी, झट से ना लिखे इसको। पर्वत, पठार और मैदान तीसरा, 3 है। और प्रमुख स्थल रूप जो है वो 3 है, पर्वत है, पठार है और मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? मैं जिसका नाम लूंगा वो बता सकता है। क्या सबको तैयार है ये ना? किसी को नहीं तैयार हो अपना पहले नाम बता देगा, नहीं तो मैं नाम लेकर बोलूंगा। चलो रोमी, कृति बताओ, कृति बताएगी। हाँ, अच्छा ठीक, हाँ बता देना, वही मैं पूछ रहा था, नहीं तो आप ही से पूछते पहले। आदित्य कुमारी, ये नहीं पढ़े तो बताना चाहिए ना, हमको क्या पता। नोट्स कंप्लीट में बोला था, नोट्स कंप्लीट करने के लिए। चलो बताओ, कृति, आंशिक, दोनों में से कोई बताओ। पर्वत और पठार में अंतर बताओ। नहीं बताना है तो वो तो नहीं है यार, वेट करते रह जाएंगे फिर ना। नहीं तो यार, बहुत सुंदर, यही जवाब सही है। और कौन बताएगा?
रोमी बताओ। बहुत बढ़िया जवाब। ऐसे जवाब नहीं आ रहा है तो बताना चाहिए ना। चलो वो बताए खुशी, पढ़ाई नहीं हो रही है। पर्वत का मैं एक डेफिनेशन थोड़ा सा बताया था, छोटी सी डेफिनेशन बताया था पर्वत का। पर्वत का मैंने डेफिनेशन बताया था। और कोई बताने वाला महान व्यक्ति है कोई इसमें? कौन है बताओ। हाँ बताओ मधु, देख के मत बताना नहीं तो पीटेंगे आके। हाँ इतना कॉन्फिडेंस से बता रही, गलती टोटल गलती बता रही है। पर्वत कहाँ समतल दिखता है तुमको? हाँ लिखवाए थे, ये भी कहोगी क्या? लिखी हो गलत ना, पिटाओगी। पर्वत कहाँ समतल होता है? पर्वत का डेफिनेशन क्या लिखवाया हूं? तो पठार का है। दिमाग खराब है क्या? कौन लिखी है बताओ तो पहले। कौन है नाम बताओ जल्दी। गलत लिखी है, जल्दी काट दो उसको। हम ही लिखवा, यही लिखवाए हैं अनुष्का। अच्छा पठार का डेफिनेशन लिखवाया। पर्वत का मैंने लिखवाया था ना कि नीचे जो जिसका बेस होता है। चलो शांत हो जाओ, सब उल्टा सीधा पढ़ाई कर रही है सब। शांत हो जाओ। मैंने पर्वत का लिखा है कि पर्वत का शिखर जो होता है वह क्या होता है? छोटा होता है और उसका आधार चौड़ा होता है। मैंने लिखवाया था, मुझे पूरा याद है। ठीक है, इधर के उधर बाद में, पहले क्या होता है? जब लिखवाया तो लिखवाया ना। हाँ चलो ठीक है, लिखो चलो। एक बात बोल दिए तो बहस मत किया करो उस पर। लिखो पर्वत का डेफिनेशन लिखो उसका। मुझे याद है पूरा लिखवाया था इसको तब। हाँ पूरा मैं समझाया था इसको। उस समय वीडियो नहीं बनाने तो मैं उसको काट करके भेज देता। पर्वत के शिखर लिखो। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। मैंने बताया था इस चीज को, बहुत अच्छे समझाया भी था। ठीक है बाबू, अब शांत हो जाओ, जान रहने दो। बहस करने से कोई फायदा है क्या? लिखो, जाने दो। गलती हो गया, गलती लिखी हो या गलती मैं बोल दिया, चलो मान लिया, लिखो दूसरा। बहस नहीं करते हैं किसी बात पर, समय जाएगा ना, समय कहाँ ना। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। ठीक है, ये पर्वत का डेफिनेशन हो गया। पठार का क्या होता है? और वही उसी में लिखने आता हूँ। जबकि पठार का, जबकि लिख लेंगे तो तुलना हो जाएगा। ठीक है ना। जबकि पठार का ऊपरी भाग मेज के समान, में बताया था ना, मेज के समान होता है। समतल बताया था ना इसको, सपाट होता है, इसी को मैं बताया था पठार को। अब पठार को पर्वत में लिख लो, पर्वत को पठार में लिख लो, तो मैं क्या बताऊँ ऐसा? यहाँ से क्या कर सकता हूँ? लिख लो। जबकि पठार का ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है
मेज के समान सपाट होता है। मैं उसका एक एक चित्र भी दिखाया था उस समय मैप में। मेज के समान सपाट होता है तथा आसपास के क्षेत्रों, आसपास के क्षेत्र उठा हुआ होता है। आसपास के क्षेत्र उठा हुआ होता है। जो क्लास छोड़ के जाए कि तो मैसेज से हमको बता दिया करें, अचानक कट जाए तो नहीं करना है क्लास। अगर मान लो बाई चांस कुछ जरूरत पड़ गई, काम पड़ गया, तो हमको ग्रुप में हमको इन्फॉर्मेशन दे दिया करें क्यों गए। ठीक, मर्यादा बनाए रखें क्लास का। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा हमको इससे। जब मन आए तब आए गए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। फिर जो रेगुलर सही से करेगा उसी को पढ़ाएंगे, नहीं तो वीडियो देख के पढ़ो। हो गया? अब समझ में आया? अंतर समझ में आ गया अपना? अब कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसी, हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन मिस्टेक माना जाता है। मैं इसको अच्छे समझाया था बाबू, ठीक है ना। जैसे पर्वत का उदाहरण में बताया था, हिमालय पर्वत है, ठीक है। अरे मैं बताया था इतना तक कि प्रिज्म का आकार का होता है, ठीक है। त्रिभुज, तुम्हें उसमें टोकी भी थी, मैं त्रिभुज बता रहा था ना, तुम बोले त्रिभुज ऐसे नहीं होता है। त्रिभुज कई प्रकार के होते, तुम बताई थी ना, याद है पूरा मुझे। हाँ ठीक है, तो कहीं मिस्टेक हो गया होगा, गलती लिख ली होगी, और भी लोग लिखे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे सब याद है टोटल चीज़। पर्वत का उदाहरण हिमालय पर्वत लिख लें आप लोग, पर्वत का हिमालय। और पठार का उदाहरण लिखें, दक्कन का पठार, ठीक है ना, दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोमी पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो रोमी। कौन कौन से बताओ, पढ़ी हो तो बताओ। पर्वत के मैंने प्रकार बताया था, नहीं मुंह से मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, मुंह से बता सकते हैं। जब नाम लेके नहीं बोलेंगे तो क्या करना है, टाइप करके लिख देना। थोड़ा ज़्यादा है ना, इसीलिए टाइप करने के नहीं बोलूँगा। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है, यही क्वेश्चन है ना। तो हम लोग के लिए पर्वत का उपयोग क्या है? बहुत उपयोग है हम लोग के जीवन में पर्वत का, है कि नहीं? तो आप लोग थोड़ा सा इसका लिख लें, मनुष्यों के लिए पर्वत का निम्नलिखित उपयोग। आप लोग लिख के इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, लिखवा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप लोग लिखिए, नोट कर लो, पहला दूसरा करके आप लोग लिखें। पहला लिखें, इसमें पहला लिखें, पर्वत जल के संग्रहागार होता है। पता ना मैं लिखवाया था कि नहीं, मुझे याद नहीं, कुछ इसमें कुछ कम लिखवाया था, हो सकता है। आप लोग लिख लें इसको, क्योंकि इम्पोर्टेंट लग रहा है इसलिए लिख लें। पर्वत जल के संग्रहागार होता है। दूसरा पॉइंट लिखे, जल का संग्रहागार होता है। क्यों संग्रहागार होता है? क्योंकि आप लोग देखते हैं ना, बहुत सी नदियाँ बहकर आती हैं, बहुत सी नदियाँ पर्वतों से बहकर आती हैं ना। पर्वत से उनका स्रोत कहाँ होता है? पर्वत ही होता है। तो सीधी बात है कि पर्वत स्रोत होता है, जिसका मतलब वहाँ से पानी का, जल का क्या है, संग्रहागार है, ठीक है ना। पर्वत
ना रहे तो हमारा ना गंगा नदी निकलेगी, ना यमुना नदी निकलेगी, ना ब्रह्मपुत्र नदी, कोई नदी ही नहीं मिल पाएगा हमको, ठीक है ना। नदी से हमारा जीवन पूरा आश्रित है, पूरा टोटल। नदी ना रहे तो हम मैदाने नहीं मिल पाएगा, अभी पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि मैदान का क्या उपयोग है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इसके बारे में हम लोग समझेंगे। वो पहला लिख लिया आप लोग, उसी में लिख लें थोड़ा सा, और उसी में थोड़ा सा और लिख लें, नोट करके लिख लें, उसके नीचे लिख लें और उसके बगल में नोट करके लिख लें, उसी में पहले वाला में लिखना है नोट करके। क्योंकि 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 पर्वत 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 नदियों का स्रोत होता है, नदियों के उद्गम का स्रोत होता है, ऐसे लिख लें, या नदियों का स्रोत होता है, कुछ भी लिख लें, समझ में आनी चाहिए बात, भाषा समझ में आनी चाहिए। क्या होती है? नदियाँ स्रोत होती हैं, नदियों का स्रोत होता है पर्वत, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे जल्दी से, दूसरा पॉइंट लिखेंगे मेरा, क्योंकि ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पर्वतों से प्राप्त जल द्वारा बिजली उत्पन्न किया जाता है। पर्वतों से प्राप्त जल के द्वारा बिजली उत्पन्न किया जाता है। दूसरा उपयोग है। तीसरा लिखेंगे, देखिए किसी का छूटेगा और पूछ देगा, मैं फिर से लिखवा दूँ, बोल दूंगा, ठीक है ना, लेकिन छोड़ना मत आप लोग, नहीं तो ऐसा मुझे शक अगर होने लगेगा तो तुरंत मैं रफ कॉपी का फोटो मंगाना चालू कर दूंगा। ध्यान रहे इस चीज को। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, तुरंत मैं उसी समय रफ का फोटो मंगाना चालू कर दूंगा जब हमको शक हुआ थोड़ा सा भी। तो तीसरा लिखेंगे, पर्वतों से प्राप्त जल सिंचाई एवं पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्वतों से प्राप्त जल सिंचाई एवं पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे, पर्वतों में या पर्वतों पर अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां एवं जीव जंतु, पर्वतों पर अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे हमारे जीवन में जो है ना, जब हम साइंस का एक बेसिक, बायोलॉजी का एक बेसिक है कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी जो है एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और कोई भी अगर ऐसे इसमें से हट रहना, मतलब जीवन रहना उसके समाप्त होने लगेगा तो उसका कुछ ना कुछ हानि होने लगेगी। जैसे मछली ना रहे तो समुद्र और नदियाँ जो हैं साफ नहीं होंगे, वहाँ वो गंदगी साफ करने भी काम करते। कछुआ भी है, वो भी नदी को साफ करने में काम करता है, ठीक। ऐसे ही जलीय जीव बहुत हैं जो कि अगर जल में ना रहे हो तो हमारे लिए, पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। गीध का आप लोग नाम सुना होगा। गीध आज भारत में जो है, भारत का विश्व में उनकी जो है प्रजातियां जो है विलुप्त होने लगी हैं। उसके कारण जो है बहुत खामियाजा, प्रदूषण होने का बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पूरे विश्व को, गिद्ध की प्रजाति खत्म होने के कारण, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे जो है जीव जंतु, अब क्या है, बाघ संरक्षण, देखो हम लोग भारत में पहले बाघ की संख्या कम होती थी, लेकिन जब से मोदी सरकार आया है तब से बाघ का संरक्षण में, बाघों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो सरकार ने क्या है, बाघ, क्योंकि हमारा जो है राष्ट्रीय पशु है ना बाघ, टाइगर क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु है ना। तो क्या होता है कि इसके चलते हमारा पर्यावरण जो है ना, या हमारा जो
इसमें कुछ ना कुछ जो है कमियां होती है, असंतुलित पैदा होता है। ठीक, आप लोग इतना बात समझ में आ गई, आप लोग इतना बात समझ में आ गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताएं तो फिर आगे बढ़ें। कोई बोलो, हाँ बोल दिया करो, कोई भी एक लोग बोल दिया करो। सब लोग एक ही साथ बोल देंगे तभी चलेगा। मैं हर समय नहीं देखता हूँ ना, ये टाइप करके लिखने पे जब मैं बोलता हूँ तब देखता हूँ उसको। ठीक है, जब एक दो बार बोलते हैं तो आप लोग बोल दिया करें धीरे धीरे। क्या? हाँ, क्वेश्चन पूछेंगे तो हम भाई बताऊंगा, पर इसको लिख लो। अभी मैं इसके बाद पूछेंगे क्वेश्चन, लास्ट में पूछता हूँ ना कि बताओ। फिर एक और लिखे पॉइंट कि पर्वत पर्यटन को बढ़ावा देता है। जितने हिल स्टेशन होते हैं, हिल स्टेशन मतलब कि हम लोग जैसे हिमाचल प्रदेश में जितनी शिमला हो गया, मनाली हो गया, लोग घूमने जाते हैं गर्मियों के दिनों में, चाहे अभी भी जाते हैं, बर्फबारी का आनंद लेने जाते हैं। ठीक है, तो पर्वतों से क्या होता है, हमारा एक पर्यटन का भी बढ़ावा मिलता है। पर्वतों को बहुत हम लोग के पुराने जो है ये अमरनाथ यात्रा लोग करने जाते हैं, वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, वो पर्वतों पे ही तपस्या हुआ है। विंध्याचल दर्शन करने जाते, विंध्याचल तो मतलब छोटी पहाड़ी है। ऐसे ही हमारा जो केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है, मैं भारतीय संस्कृति के बारे में एक दिन पूरा टोटल मैं एक दिन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, कि कितने हमारे धर्म स्थल हैं। ठीक है ना, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या जुड़ा हुआ है, क्या महत्व है। एक दिन मैं क्लास इसी पर लूँगा, बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग होगा क्लास उसमें। ऐसे ही धीरे धीरे क्लास जो है ना, थोड़ा सा आप लोग को इंटरेस्टिंग क्लास बनाने की कोशिश में करूँगा। ठीक है, तो धीरे धीरे चलेगा, आप लोग बस जुड़े रहें साथ में। आगे क्वेश्चन दिया, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। मेरा मोबाइल लग रहा है डिस्चार्ज हो जाएगा क्या? 11% है, चलो ठीक है, कुछ हो जाएगा। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है, तो लिखें आप लोग। इसका आंसर लिख लें तो अभी छूट जाएगा। फिर लिख रहे हैं आप लोग तो मैं बोलूं? ठीक है, आवाज नहीं क्लियर है तो बता देना चाहिए ना। अब बताओ, ठीक है, आप बता दिए करें आप लोग, हमको कैसे समझ में आएगा। मैं तो बस बोल रहा हूँ। पहले मोबाइल से हम जुड़ते थे तो हमको समझ में आती थी, अब मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो बन रहा है, इसीलिए मोबाइल से कोई हमको मतलब है नहीं। तो आप लोग देखिए, नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा, नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा मैदान बने हैं। ठीक है, मैदान बने हैं, उसके आगे भी लिखना है, मैदान बने हैं। नदियां पर्वतों से ढालों के माध्यम से नीचे की ओर बहती हैं। हाँ, बोल रहे हैं, नदियां पर्वतों के ढालों से नीचे की ओर बहती हैं। हो गया? नीचे की ओर बहती हैं। और
आपर्दित करती हैं। आपर्दित मतलब ऊपर से जब बहते हुए आती हैं तो पहाड़ों के जो है ना कटाव होता रहता है, ठीक है ना। आपर्दित मतलब करना कि जो भी हम जिसे पत्थर का कटाव भी करते वो पत्थर बहाते लेकर आती हैं वहाँ से, आपर्दित कहते हैं उसे। आपर्दित करते हुए आती हैं या आपर्दित कर देती हैं, मैंने पर्वतों को आपर्दित कर देती हैं, काटती। और आपर्दित करने के कारण उनके साथ पदार्थ अपने साथ लेकर आती हैं, पदार्थ अपने साथ लेकर आती हैं, जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट। पत्थर, बालू तथा सिल्ट जो घाटी में आकर के उसे निक्षेपित कर देती हैं, यानी ला करके छोड़ देती हैं। ला करके निक्षेपित कर देना मतलब छोड़ देना। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात समझेंगे कि देखिए नदियाँ जो है ना ऊपर से बहती आती हैं वेग से, तेजी से, ठीक है ना, तेजी से बहती हुई आती हैं। बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, आते आते छोटे हो जाते हैं। जब तक नदियाँ उसको बहाने की क्षमता होती है बहाती हैं, जब क्षमता ख़त्म हो जाता है तो वो छोड़ देती हैं उसको, ठीक है। हम लोग लगता है कि जैसे पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हमको लगता है कि जीवित नदियाँ हैं, तो जीवित नदियाँ नहीं है, लेकिन मतलब हम लोग जीवित के रूप में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब छोड़ देती हैं, कहानी के रूप में पढ़ेंगे इसको तो क्या करती हैं, छोड़ देती हैं, उसको निक्षेपित कर देती हैं। आप लोग एक थोड़ा सा मैं बताऊंगा, नर्मदा एक नदी है, वो क्या करती है, जितना निक्षेपित करती है वो शिव जी का शिवलिंग होता है ना, उसके आकार का जो है सभी पत्थर बन जाते हैं। उसका एक अलग कहानी है, कभी मैं कहानी उसको समझाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्यों हो जाता है उसका। तो हो गया आप लोग का, निक्षेपित कर देती हैं, आगे लेकर आती हैं, धोती हैं, पत्थर जलो निक्षेपित कर देती हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है, इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। क्या होता है, इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। 2 क्वेश्चन और बचा है, इसको कंप्लीट कर लेंगे हम जल्दी से, जो कि मैं पहले भी लिखवा चुका है। इसको लिखवाने की खास जरूरत नहीं है, लेकिन समझा दे रहे हैं। अगर लिखना हो तो आप लोग लिख भी सकते हैं। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? लिखवा दें? अरे और तुमको और लोग को समझ में आओ, लिखवा दे बाबू, सब लोग बताएं। ठीक है, लिखवा दें, लिख लो। कह रहा है क्वेश्चन कि नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन मतलब घनी जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? कारण बताना है बस इसमें, जो पहले मैं समझा दिया हूँ, लेकिन आप लोग लिख लें। मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, घर का निर्माण करना आसान होता है, घर का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। अब एक और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है? इसका उल्टा क्वेश्चन कर दिया। पहले पूछा है कि मैदानों में क्यों जनसंख्या ज़्यादा होती है, सघन होती है, और वहीं पहाड़ों पर कम क्यों होती है। तो आप लोग को पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन आप लोग लिख लें इसको, क्योंकि लिख लेंगे तो सही रहेगा। लिख लें इसको भी।
पर्वतों पे जनसंख्या कम होने का कारण है, पर्वतों पर जनसंख्या कम होने का कारण है, जनसंख्या कम होने का कारण है कि वहाँ का जलवायु कठोर होता है, वहाँ का जलवायु कठोर होता है, जलवायु कठोर होता है। परिवहन के लिए रास्ते बनाना, परिवहन के लिए रास्ते बनाना, वहाँ पर रहने के लिए घर बनाना, रहने के लिए घर बनाना तथा कृषि योग्य भूमि नहीं होता है। घर बनाना, उसके बाद काट दो, घर बनाना, उसके बाद लिखो दूसरा चीज़। घर बनाना आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है तथा पहाड़ों पर कृषि योग्य भूमि नहीं पाई जाती है, तथा पहाड़ों पर कृषि योग्य भूमि नहीं पाई जाती है, जिसके कारण पहाड़ों पे जनसंख्या कम होती है, जिसके कारण पहाड़ों पर जनसंख्या कम होती है। पहले तो रीजन क्या है इसका, कई कारण हैं, आप लोग निकालेंगे तो बहुत कारण निकलेगा, लेकिन मोस्ट एक दो कारण ये है कि देखिए पहाड़ों पे क्या होता है कि पहले तो घर बनाना आसान नहीं है, दूसरा आने जाने का जो है रास्ता अगर गवर्नमेंट नहीं चाहे सही से बनाना और ध्यान ना दे तो वहाँ पे लोग रास्ता आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने, आप लोगों को करेंट अफेयर जब पढ़ाएंगे तो मैं लिखवाऊंगा, विश्व का सबसे ऊंचा जो हमारा ब्रिज बना हुआ है वो भारत में जम्मू कश्मीर में अभी बना है तत्काल में, सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा, सोच लो, क्योंकि दो पहाड़ियों के बीच में वो बना है रास्ता, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारे भारत में बहुत नए काम, नए जो है ना कार्य हो रहे हैं इस समय। पहले पहाड़ों के बीच में जो सुरंग बनाए जा रहे हैं, लंबे लंबे सुरंग बनाए जा रहे हैं। सुरंग बनाने का कारण यही है कि रास्ते बनाना आसान तो है नहीं, तो सुरंग के माध्यम से ही रास्ता बनाया जाता है, नहीं तो किसी भी एक रास्ते को घूम कर जाने में हमको ज़्यादा समय लगता है, ठीक है ना। तो उसको आसान बनाने के लिए, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही, और टिक बार जो क्वेश्चन आंसर है कल इसको थोड़ा सा करके, उसके बाद या तो कल संडे है तो कल हम कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग सुबह मिलते हैं, ठीक है। सभी लोग को बाय बाय, गुड।